सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, हम करंटली लिटरेरी थ्योरी कवर कर रहे हैं। हमने बहुत सारी थ्योरीज कवर कर ली है: पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। मुझे तो सारे नाम भी याद नहीं आ रहे। बहुत सारी थ्योरी हम कवर कर चुके हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल पे जाके इफ़ यू नीड देम आप वो सारी थ्योरी पढ़ो। और जैसे आपको पता है, सारी थ्योरी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड होती है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो एंड इज़ ऑल्सो सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चंस हैं जो जो प्रीवियस ईयर पूछे गए। 20 साल के जो पिछले क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है। सो एज यू हैव ऑलरेडी सीन इट इन द टाइटल और इन द थंबनेल ऑफ द वीडियो, हम आज न्यू हिस्टोरिसिज्म शुरू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। एज यू कैन ऑलरेडी सी इट ऑन योर स्क्रीन्स, न्यू हिस्टोरिसिज्म, राइट? सो इंट्रोडक्शन। अब it was first developed in the 1980s in US। ठीक है। 1980s के अराउंड इसकी शुरुआत हुई थी और ये यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू होता है। बेसिकली इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर आप बोलो न्यू हिस्टोरिसिज्म का, तो दैट इज़ डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स, प्राइमरीली थ्रू द वर्क ऑफ द क्रिटिक स्टीफन ग्रीनब्लाट। ये नाम आप जितना याद रख सकते हो, इस नाम को जितने अच्छे से याद रख सकते हो रख लो, क्योंकि अभी आप जब ये पीपीटी भी देखोगे पूरी, सो यू विल रियलाइज कि ये नाम बहुत बार आ रहा है, बिकॉज ही वॉज द वन जिसके वजह से दिस थ्योरी बिकेम सो फेमस। शुरुआत भी इनके वजह से, एंड इट ऑल्सो बिकेम फेमस ओनली बिकॉज ऑफ हिम। ठीक है। सो एंड गेन्ड वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस इन द 1990s। उसके बाद ग्रीनब्लाट coined the term new historicism, regarding which he wrote he collected a bunch of essays, and then out of a kind of desperation to get the introduction done, he wrote that the essays represented something called a new historicism। तो उन्होंने बहुत सारी essays लिखी थी जिसको उन्हें पब्लिश करना था और उन्हें कोई नाम नहीं मिल रहा था, तो he named it new historicism। ओके। सो अब बाय डेफिनेशन हम जाए, इससे पहले हम समझते हैं कि ये न्यू हिस्टोरिसिज्म है क्या। सपोज आप कोई विक्टोरियन टाइम की नॉवल पढ़ रहे हो, फॉर इंस्टेंस आप टेस ले लो बाई हार्डी। ठीक है। वेन एवर यू रीड टेस्ट, आपको पता चलता है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, नॉवल के शुरू में उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल वी सी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद यू अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ वुमेन। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द हाउस, एंड इफ दे मूव्ड आउट ऑफ द हाउसेस इन सर्च ऑफ वर्क, तो उनकी कंडीशन क्या होती थी, दैट यू अंडरस्टैंड सीइंग टेस्ट। ऑल्सो यू अंडरस्टैंड कि वुमेन वर फोर्स टू वर्क ड्यू टू देयर फेमिलियर कंडीशन, ड्यू टू देयर पुअर फेमिलियर कंडीशंस। उनको वर्क करना पड़ता था, लेकिन उनके लिए वर्क करना बहुत ज़्यादा सही नहीं माना जाता था। इवन व्हेन यू सी हर रिलेशनशिप विथ द टू मेल प्रोटैगनिस्ट्स, एलेक एंड एंजल, आप समझोगे कि कैसे बिकॉज शी वॉज मैरिड टू वन एंड लेटर शी गेट्स मैरिड टू द अदर, उसके वजह से कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हो जाती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, प्योरिटी, ये सब आपको उस टाइम के कल्चर के बारे में आपको पता चलता है कि कैसे चीज़ें होती थी, कैसे पीपल, द बिलीफ सिस्टम ऑफ पीपल, द कल्चर्स, द सोशल सेटिंग्स ऑफ दैट टाइम, ये सब आपको उस टाइम का पता चलता है। सो जब भी आप किसी भी टाइम पीरियड की कोई मूवी देखते हो या कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, आपको उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री, यानी कि द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप, यानी कि जो सोशल कंडीशंस थी, जो कल्चरल चीज़ें थी, ये सारी आपको उस टाइम के बारे में पता चलती है। तो दैट इज़ योर न्यू हिस्टोरिसिज्म। ठीक है। अब करंट टाइम में रह के आप अगर कोई पुरानी बुक पढ़ो या कोई बहुत पुरानी मूवी देखो, तो आपको समझ में आएगा ना कि उस टाइम पे क्या होता था, हाउ पीपल यूज टू लिव इन देयर लाइफ, कैसे उनका कल्चर, हिस्ट्री वगैरह। सो यू अंडरस्टैंड कि हाउ दे यूज टू, हाउ देयर लाइफ वॉज बेसिकली। ठीक है। तो उसका अंदाज आपको लगता है, दैट इज़ वाई यू कॉल इट न्यू हिस्टोरिसिज्म। जब आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड की हिस्ट्री का पता चले कि हाउ
थिंग्स वेयर बैक देन, ठीक है। सो अब बाय डेफिनेशन जाते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म इज अ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिकल मेथड डेवलप्ड इन द 1980s, pioneered by Stephen Greenblatt, that interprets literature within its specific historical, social and cultural context, right? So कोई भी एक हिस्टोरिकल पीरियड में जब आप जाओ तो आपको आपकी सोशल कल्चरल चीज़ें जब आपको पता चले, दैट इज योर न्यू हिस्टोरिसिज्म. It blurs distinction among literary, non-literary and cultural texts, showing how all three intercirculate, share and mutually constitute each other. ठीक है. Now what is literary, non-literary and culture? जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो उस पर्टिकुलर पीरियड की, सपोज टेस्ट ही ले लो आप हार्डी की, सो आप एक तो लिटरेरी बैकग्राउंड हो गया जो आपको टेस्ट देख के पता चल रहा है क्योंकि आप लिटरेचर में पढ़ रहे हो, दैट बिकम्स द लिटरेरी बैकग्राउंड. नॉन लिटरेरी यानी कि उस टाइम के आप दूसरी आर्टिकल्स या कुछ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हार्डी का टेस्ट जो है वो एकदम सही चीज़ आपको हिस्ट्री में दिखा रहा है क्योंकि दैट इज़ हाउ थिंग्स यूज टू बी बैक देन. कल्चर अब क्या है? कल्चर है कि आप लिटरेरी नॉन लिटरेरी दोनों जगह पे तो आपको कल्चर का ही पता चल रहा है. सो इन दिस वे द थ्री थिंग्स गेट एमालगमेटेड, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड इट. जब हम लिटरेरी बोलते हैं तब थ्रू टेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस होते हैं. जब हम नॉन लिटरेरी बोलते हैं तब डायरेक्टली किसी नोवेल या किसी चीज़ से नहीं, बट मे बी किसी हिस्टोरिकल कोई बुक है या कोई आर्टिकल या उस टाइम पे कोई ऐसे वगैरह लिखा हुआ है, उससे हमें पता चल रहा है. लेकिन उन दोनों चीज़ों से आपको कल्चर का ही तो पता लगेगा, राइट? सो इसीलिए इन तीनों के बीच का डिस्टिंक्शन जो होता है ये बहुत ब्लर हो जाता है. समवेयर दिस थ्री स्टार्ट अमलगमेटिंग इन ईच अदर, राइट? उसके बाद न्यू हिस्टोरिसिज्म एमर्ज्ड इन 1980s. वही बात फिर से, प्राइमरीली थ्रू द वर्क्स ऑफ स्कॉलर्स सच एज स्टीफन ग्रीनबर्ग, लुइस मॉन्ट्रोस एंड जोनाथन गोल्डबर्ग. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें भर भर के है. इस स्लाइड में भी बहुत सारे हैं और आने वाले स्लाइड्स में भी है, राइट? सो ये जो स्लाइड आप देख रहे हो इसमें से 60% इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? सो न्यू हिस्टोरिसिज्म इज इंडेटेड टू मार्क्सिज्म एंड रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी. अब आप समझो कैसे. मार्क्सिज्म इज अबाउट द क्लास डिस्पैरिटी, राइट? कि कैसे वन क्लास ऑफ द सोसाइटी इज रिस्पेक्टेड एलिटिस्ट क्लास, द अदर क्लास इज द सो कॉल्ड पुअर क्लास. तो ये जो डिस्पैरिटी है, अब आप किसी भी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड में जाओ तो आपको तो ये डिस्पैरिटी दिखती है, ये अनइवननेस आपको उसमें दिखता है. दैट इज वाई मार्क्सिज्म. रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, क्योंकि न्यू हिस्टोरिसिज्म इज ऑल अबाउट हाउ द रीडर रीडिंग द टेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री बैक देन, ठीक है? सो रीडर रिस्पॉन्स भी तो उसी बारे में है, नाम से ही आपको पता चल रहा है. रीडर रिस्पॉन्स मतलब द वे रीडर रीड्स द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड्स इट, ठीक है? सो ये दोनों चीज़ें आ गई. इट ऑल्सो हैज़ पैरल्स विथ कल्चरल मटेरियलिज्म. अगेन कल्चर, उस टाइम का कल्चर क्या था, मटेरियलिस्टिक डायमेंशंस क्या थी, एंड फूको की बहुत सारी आइडियाज़, डिस्कोर्स, पावर, ये सब हिस्ट्री में कैसे ऑपरेट होता था, नॉलेज, ये सब हिस्ट्री में कैसे ऑपरेट होता था, ये तो फूको की आइडियाज़ भी आ जाती है. उसके बाद इट स्ट्रांगली रिजेक्ट्स न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मेलिज्म. इन दोनों को रिजेक्ट क्यों करती है, न्यू क्रिटिसिज्म को और फॉर्मेलिज्म को? क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म वॉज मोर अबाउट द टेक्निक. फॉर्मेलिज्म भी, न्यू क्रिटिसिज्म क्या बोलती है कि सिर्फ टेक्स्ट को देखो, राइट? न्यू क्रिटिसिज्म इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट, उसके अलावा किसी चीज़ से उसको लेना देना नहीं है, ना ऑथर की बायोग्राफी से, ना किसी हिस्टोरिकल बैकड्रॉप से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. इसीलिए न्यू क्रिटिसिज्म इज रिजेक्टेड एंड फॉर्मेलिज्म इज ऑल अबाउट द लिटरेरी डिवाइस. उसके अलावा फॉर्मेलिज्म किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है. तो इन दोनों चीज़ों को स्ट्रांगली रिजेक्ट करती है न्यू हिस्टोरिसिज्म. इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है. लेना देना किससे है, किससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है? ये मार्क्सिज्म, रीडर रेस्पॉन्स, कल्चरल मटेरियलिज्म एंड फोकस आइडियाज. भर भर के यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं सिर्फ इस पहले 2 पॉइंट्स से. उसके बाद हिस्टोरिसिज्म इटसेल्फ नेसेसरी produces an implicit allegory of the present in its configuration of the past. So आप जब भी पढ़ते हो कोई भी टेक्स्ट, आप जब देखते हो उस पास्ट को, जब आप समझते हो तो आपको समझ में आता है डेफिनेटली उस पास्ट और इस प्रेजेंट के बीच में कुछ रिलेशन तो है, राइट? उस पास्ट और इस प्रेजेंट के बीच में डेफिनेटली कुछ रिलेशन है, ये आपको समझ में आता है पढ़ने के लिए. Reminds us that it is treacherous to reconstruct the past as it really was. और हम ये पढ़ के हमें पता चलता है कि पास्ट तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलेगा उस टाइम का जैसा था वैसा, rather than as we have been conditioned by our own place and time to believe the way it was. हमें बस वही पता चलता है जो हमें पता होता है.
ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एज के बारे में हमारा एक पर्टिकुलर नोशन है, तो हमें जितना भी जो भी पढ़ाया जाए या सिखाया जाए, हम वही समझेंगे जो हमारा नोशन है, जो हमारा प्री कंसीव्ड नोशन है। ये यही पे एक पॉइंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर लेस लाइकली टू सी हिस्ट्री एज लीनियर एंड प्रोग्रेसिव एज समथिंग डेवलपिंग टुवर्ड्स द प्रेजेंट, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद आर्कियोलॉजी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट, जीनियोलॉजी ऑफ पैट्रियार्कल डिस्कोर्स एंड कल्चरल मटेरियलिज्म वुड बी इन्वोक टू डिस्क्राइब अ फॉर्म ऑफ न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट्स यानी कि हाउ द वे द सोसाइटी बिहेव्स टुडे, ये इसका पैटर्न पता चलता है कि हिस्टोरिकली कैसा था और आज कैसा है। जीनोलॉजी ऑफ पैट्रियार्कल डिस्कोर्स, हाउ पैट्रियार्की वर्क बैक देन, हाउ पैट्रियार्की वर्क्स टुडे, ये पता चलता है। उसके बाद कल्चरल मटेरियलिज्म, उस टाइम का कल्चर और मटेरियलिस्टिक डायमेंशंस कैसे थी और आज की कैसी है। सो आप इस पूरे पैटर्न को ना ट्रैक कर पाओगे वंस यू रीड द न्यू हिस्टोरिसिज्म, मतलब वंस यू स्टार्ट टू अप्रोच द टेक्स्ट फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, आपको ये चीज़ें पता लगने लगी, राइट। सो ये हो गया, दिस वॉज दिस पेज। उसके बाद इसके बाद के पेज में चलते हैं। नाउ स्टीफन ग्रीनब्लैट, बिकॉज ही इज सच एन इम्पॉर्टेंट नेम, वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप हिम, इनके बारे में तो जानना ही पड़ेगा। सो ही वॉज बॉर्न इन 1943 एंड ही इज अलाइव right now. He is an American literary historian and author. He applied the term cultural poetics to his own critical contributions to make literature and arts as part of social practice. तो पहले न्यू हिस्टोरिसिज्म को एक टाइम पे कल्चरल पोएटिक्स भी कहा गया है, ठीक है। सो मे बी आपको कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। उसके बाद क्या है, स्टीफन ग्रीनब्लट्स cultural poetics, often known as new historicism, is an approach to literary analysis that studies texts within their specific socio-historical, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इन डिमेंशंस से हमें इस टेक्स्ट में बेसिकली इन सारी चीज इस थियोरी में हमें बेसिकली इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है, सोशियो हिस्टोरिकल कंडीशंस और पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, राइट। इसके बाद यू हैव हिज वर्क्स, उनकी जो वर्क्स हैं, द नॉर्थर्न एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1962 में पब्लिश हुई थी, वर्कड हैज एंड जनरल एडिटर ऑफ दिस वर्क, इस वर्क के बस वो एडिटर थे। नाउ दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस वर्क वाज आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद शेक्सपियर नेगोशिएशंस, ये भी पूछा गया था, 1988 का ये एक वर्क है। जनरल एडिटर एंड कंट्रीब्यूटर थे उसके, ही कंट्रीब्यूटेड विद एन एसे द सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी। हियर स्टीफन ग्रीनब्लैट शोज हाउ अ वर्क रिटन बाय अ डेड ऑथर ऑफ अ डेड कल्चर कैन स्टिल बी रेलेवेंट टुडे, ठीक है। सो you can understand the importance of this work. उसके बाद resonance and wonder एक ऐसे है, the swerve how the world became modern 2011 का ये एक वर्क है, एंड द नॉर्टन शेक्सपियर के एक कंट्रीब्यूटर थे जो मैंने ऑलरेडी आगे ऐड कर ही दिया है, ठीक है। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू पीपल रिगार्डिंग न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड दिस इज हाउ आई प्लान टू टीच इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डू टेल दैट इन द कमेंट्स ऑल्सो, ताकि मैं उसको थोड़ा सा अलग वे में बताने की कोशिश करूँ या आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप बता सकते हैं। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल। अगली वीडियो में मे बी विल बी डिस्कसिंग इको क्रिटिसिज्म। सो या सब्सक्राइब द चैनल, सो आपको कोई भी नई वीडियो जब अपलोड हो तो पता चले, क्योंकि अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस एंड आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे ये लेक्चर्स प्रिपेयर हुई है। 20 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइस, 20 साल की, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। प्रीवियस ईयर थिंग्स हैव ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि मैं सिर्फ आप ऐसा मत सोचना कि बिकॉज आई कीप सेइंग प्रीवियस ईयर मैं किसी तरह से कुछ स्किप कर रही हूँ, नो। दोनों चीज़ों का एक बहुत अच्छा बैलेंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और कंटेंट जैसा होना चाहिए जैसा आपको समझ में आएगा वो, और कंटेंट इस तरीके से बना है कि अगर इफ़ समवन फ्रॉम यूजी और पीजी योर बैचलर्स और मास्टर्स इज वाचिंग दिस, उसको भी समझ में आए। तो कंटेंट प्लान ही ऐसा किया जाता है कि नो मैटर हु वॉचेस इट, सबके लिए ईजी हो जाए और सबको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।